मैं काम भी कर रही हूँ। मैं चाहूंगी आप कुछ मार्गदर्शन करें साथियों का, कुछ भी बताएं, कुछ नया हो तो बताएं। आपका स्वागत है सर। जय भीम। नमो बुद्धाय। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मुझे आमंत्रित किया। मैम अगर मैं काफ़ी दिन बाद जुड़ा Recording हूँ। in progress. हेलो जी, मैं बहुत दिनों बाद जुड़ा हूँ मैम, तो मुझे पता नहीं आज का टॉपिक क्या है। इफ़ यू इंट्रोड्यूस मी द टॉपिक ऑफ टुडेज टॉपिक, देन आई विल स्टार्ट माई। निधि सिंह सर, थोड़ा सा बताएंगे आप टॉपिक के बारे में? इसका है आज का टॉपिक, शिक्षित होने का असली मतलब होता है अपनी जिम्मेदारी का ज्ञान। हम दूसरों के शिक्षा को, व्यापार को बढ़ा रहे हैं। ये शिक्षित नहीं, अभी नहीं हुए। ये समाज की मजबूती में किस प्रकार हम उपयोगी बने, ये समझ आना शिक्षा की पहली जरूरत है। मतलब वही है कि अगर हम शिक्षित हैं तो हमें दायित्व बोध होना चाहिए कि हमें अपने समाज को के लिए क्या करना है, उसकी बेहतरी के लिए क्या करना है, या उसको सशक्त बनाने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए हमें क्या करना है। एक शिक्षक की उसमें क्या रोल हो सकता है सर? साधारण आमंत्रित है, अगर आप इस पर अपने विचार दें। ठीक है मैम, थैंक यू, आपने मुझे बताया। देखिए, अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा को कई दृष्टिकोणों से देखने का प्रयास पूरी दुनिया में किया गया है। एक नज़रिया ये है कि हम शिक्षा को लक्ष्य मान लें, मतलब शिक्षा एज ए एंड। शिक्षा अपने आप में एक वर्च्यू है। तो इस मान्यता को मानने वाले ये मानकर चलते हैं कि शिक्षा अपने आप में एक वर्च्यू है। मतलब शिक्षा प्राप्त इसलिए नहीं, शिक्षा को प्राप्त करके हमें कोई गोल अचीव नहीं करना है, बल्कि शिक्षा को प्राप्त करना ही अपने आप में एक वर्च्यू है। वो अपने आप में एक शुभ कार्य है, वो जीवन का एक मूल्य है जो जीवन के और बाकी जो गोल होते हैं हमारे, उनमें से एक है। जैसे अक्सर आपने सुना होगा कि जो शिक्षा विहीन व्यक्ति है वो पशु के समान है। तो इस जो ये उक्ति है, इसमें जो मुख्य बात है वो इस इस बात पर जोर दिया जाता है कि भाई जो शिक्षित व्यक्ति है या इंसान है, इंसान होने का जो मतलब है वो शिक्षा का, उसके अंदर जो वो शिक्षित हो पाता है या शिक्षा होने की जो उसमें संभावना मौजूद होती है, उसी के कारण एक व्यक्ति पशु से अलग होता है। वरना बायोलॉजिकली तो जैसे आप सभी डॉक्टर हैं और सारे बहुत अच्छे साइंस से बैकग्राउंड से जानते हैं कि जो हमारी डार्विन की थ्योरी है वो हमें सीधा सीधा बताती है कि हमारा जो उदय हुआ है एक क्रमिक विकास की लंबी प्रक्रिया से गुजरकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और हमारा जो लिंकेज है वो अ, अगर जेनेटिक रूप से देखें तो वो भी जुड़ जाता है, और अगर इवैल्यूएशन के रूप में देखें, जो उद विकास के रूप में देखें, वैसे भी हम देखें तो दोनों रूप से हम जाकर कहीं ना कहीं उन जो चार चार पैरों वाले जानवर हैं उनसे जुड़ जाते हैं। लेकिन मनुष्य क्योंकि उन सब से अलग गिना जाता है, तो उसकी जो सबसे बड़ी वजह यह है कि वो एक शिक्षित, उसमें शिक्षित होने की संभावना मौजूद है। तो एक बहुत बड़ी बात है कि एक मानव होने की जो सबसे बड़ा वर्च्यू है वो ये है कि मानव खुद शिक्षित हो सकता है, उसमें शिक्षित होने की संभावना होती है। और ये अपने आप में एक वर्च्यू है, ये अपने आप में एक शुभ और क्या क्या कहते हैं, शुभ है जो इंसान अपने अंदर पैदा कर सकता है, जो हमारे जीवन को एक मायने देता है। तो इस विचारधारा को मानने वाले या इस स्कूल ऑफ थॉट को मानने वाले वो ये मानते हैं कि शिक्षा अपने आप में एक वर्च्यू है, अपने आप में एक गोल है, अपने आप में एक एंड है, और हमें शिक्षा को अचीव करना है।
इसलिए वहां तक पहुंचना है, उस गोल को प्राप्त करना है, तो जीवन का एक गोल के रूप में वो शिक्षा को देखते हैं। एक और स्कूल है जो शिक्षा को गोल ना मानकर शिक्षा को एज ए प्रोसेस देखते हैं, कि शिक्षा बाकी जीवन के जो आपके उद्देश्य हैं, जो गोल हैं, जो आपने डिसाइड किए हैं व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, उन सबको प्राप्त करने का जो माध्यम है वो शिक्षा है। तो ये इस स्कूल ऑफ थॉट के मानने वाले वो ये मानकर चलते हैं कि शिक्षा एक प्रक्रिया है। और फिर एक तीसरी विचारधारा उभर कर आती है जो ये मानते हैं कि शिक्षा ना तो अपने आप में गोल है, ना प्रक्रिया है, बल्कि शिक्षा दोनों है। जिस प्रक्रिया से हम जिस चीज को प्राप्त कर रहे हैं वो अपने आप में वही है जिसको हम प्राप्त कर रहे हैं। मतलब हम शिक्षा की प्रक्रिया से शिक्षित हो रहे हैं। ये थोड़ी गहरी बात हुई कि हम उसी प्रोसेस को फॉलो कर उसी को प्राप्त कर रहे हैं, उसी वर्च्यू को प्राप्त कर रहे हैं जिस प्रोसेस पे हम चल रहे हैं। तो एक शिक्षित व्यक्ति का जो प्रक्रिया होती है वो भी शिक्षा के द्वारा ही तय होती है। तो अब सवाल उठता है कि भाई हम किस रूप में शिक्षा को लें। तो अगर हम अपने जीवन के उद्देश्यों को देखें तो हमें यह मानकर चलना होगा कि तीनों उद्देश्य अपने आप में इंटरलिंक है। मतलब अगर हम ये मान लें कि शिक्षा अपने आप में गोल है, तो शिक्षा अपने आप में गोल है। मनुष्य का अंतिम जो उद्देश्य है, जो अंतत्व गोत्वा, उसको जिस लक्ष्य तक पहुंचना है, तो वो है कि एक शिक्षित इंसान बन जाना। दूसरा, जिस प्रक्रिया के द्वारा वो जीवन के बाकी चीजों को प्राप्त करने की इच्छा जाहिर करता है या पहुंच सकता है, वो मार्ग है, वो भी शिक्षा की प्रक्रिया, उसको शैक्षिक प्रक्रिया, शिक्षा की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। तो वो भी शिक्षा ही है। और इन दोनों को एक साथ लेकर जब मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं को सॉल्व करता है, तो हम पाते हैं कि वो अपने आप को ज्यादा एम्पावरमेंट के रूप में देखता है। वो अपने आप को ज्यादा इनरिच देखता है, अपने आप को ज्यादा एम्पावर देखता है। तो अब सवाल उठता है कि भाई जो हमारा शैक्षिक, जो हमारे लिए, जो हमारा मतलब इंसान के लिए शिक्षा एक वर्च्यू है, शिक्षा एक प्रोसेस है, और शिक्षा जीवन के बाकी उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक साधन है। अब सवाल ये उठता है कि ये तो सभी मानवों के लिए है, और इतने बड़े उद्देश्य को जो मानव को मानव की पहचान देता है, जो वो वर्च्यू जो जीवन के सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के मार्ग में सबसे ज्यादा आपकी सहायता करता है, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति हर कार्य को अच्छे तरीके से कर सकता है। ये पूरी दुनिया में सिद्ध हो चुका है। माना कि अकबर जैसे महान लोग भी पैदा हुए, हालांकि वो शिक्षित नहीं थे। उनके बारे में कहा जाता है कि भाई वो अनपढ़ थे, उन्होंने कभी जो औपचारिक शिक्षा है वो ग्रहण नहीं की, लेकिन वो महान हुए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शिक्षा को फिर आगे दो भाग में बांटा जाता है। एक होती है शिक्षा जो कि फॉर्मल एजुकेशन होती है, जिसे हम किसी इंस्टीट्यूशंस में प्राप्त करते हैं। स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, महाविद्यालय हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गई, या हायर एकेडमीज हो गई, स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन हो गए। इसमें जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं फॉर्मल एजुकेशन है। शिक्षा का एक और पार्ट होता है जिसको हम इनफॉर्मल कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षा। वो जो शिक्षा होती है वो उसको हम कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे जो हमारा प्राथमिक सोशलाइजेशन होता है, जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, वो भी शिक्षा का एक पूरा का पूरा हमारा पैटर्न तैयार करता है, जिसे हम परिवार में कहते हैं कि भाई परिवार में जो शिक्षा दी जाती है उसमें मानव शिक्षित होता है। तो जो पेरेंटिंग है, जो सबसे पहला पड़ाव आता है मानव के जीवन में इनफॉर्मल एजुकेशन का, वो आता है पेरेंटिंग, घर परिवार में जो शिक्षा होती है। और उसमें जो सबसे मुख्य केंद्र है वो महिला है, माता के रूप में हो, क्योंकि आदमी सबसे ज्यादा अपने माँ के सानिध्य में रहता है, और उस सानिध्य में रह के, माता के सानिध्य में रह के व्यक्ति पहली बार शिक्षित होता है, पिता के साथ रह के शिक्षित होता है, अपने परिवार में शिक्षित होता है। तो इसलिए जो परिवार एक मूल इकाई है व्यक्ति को शिक्षित करने की। अगर अच्छे संस्कार परिवार में होंगे, अच्छा माहौल होगा, अच्छे गुणों को बच्चे के अंदर इनकलकेट करने के लिए
अच्छी पेरेंटिंग के द्वारा माता पिता प्रयास करेंगे तो वो बच्चा अच्छा शिक्षित हो जाएगा और उसके अंदर आत्मविश्वास से वो भरपूर होगा। जब समाज का सेकंड सोशलाइजेशन शुरू होता है, मतलब जब घर के जो बाहर आपके जो परिवार के बाहर के जो दायरे हैं, समाज है, गांव है, पीयर ग्रुप्स हैं, मित्र मंडली है, उसमें जाके जब बच्चा शिक्षा 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 ग्रहण करता है तो उस माहौल में बच्चे का सेकेंडरी सोशलाइजेशन होना शुरू होता है और उस सेकेंडरी सोशलाइजेशन में बच्चा अच्छी भूमिका तभी निभा सकता है या समाज के साथ आत्मविश्वास के साथ वो इंटरेक्ट तभी कर सकता है जब उसके घर से उसको अच्छी तरीके से शिक्षित किया गया हो, उसके अंदर मूल्यों का विकास किया गया हो, उसके चरित्र का निर्माण किया गया हो, तो उससे उसके अंदर आत्मबल आता है, आत्मविश्वास आता है और व्यक्ति जो द्वितीय समाजीकरण है, मतलब सेकंड सोशलाइजेशन है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन की प्रक्रिया में वो मजबूती से अपने आप को पाता है। सोशलाइजेशन का जो फॉर्मल तरीका है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं और जब बच्चा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाता है तो वहां उसका फॉर्मल सोशलाइजेशन होता है और वो भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। तो जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है, जब बच्चा स्कूल में जाकर, विद्यालय में जाकर, कॉलेज में जाकर शिक्षा ग्रहण करता है, तो वो जो शिक्षा होती है उस शिक्षा का एक विशेष गुण होता है कि वो समाज के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को शिक्षा दे रहे होते हैं। फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में जो सबसे अहम बात है समझने की वो ये है कि फॉर्मल इंस्टीट्यूशन समाज का एक उपकरण होते हैं, टूल्स होते हैं, जो समाज को उन मूल्यों को या उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समाज को तैयार करने का काम करते हैं, जो कि पहले से समाज ने या सरकार ने या किसी शक्तिशाली वर्ग ने पहले से निर्धारित कर दिए हैं और हम उसको या तो कॉपी करते हैं, किताबों के द्वारा हम उसको पढ़ते हैं। जैसे अभी हमसे पहले वाले जो वक्ता बोल रहे थे, उन्होंने एक बड़ा शानदार उदाहरण दिया कि भाई हम इतिहास में ये पढ़ते हैं कि भाई हम उन लोगों को हीरो मानते हैं और जो हीरो थे उनको हम जीरो मानते हैं। ऐसा कैसे हो पाता है? ऐसा इसलिए हो पाता है कि समाज के जो सत्ताधारी वर्ग हैं, जो विशेषाधिकार संपन्न वर्ग है, वो ये जानता है कि मुझे समाज का समाजीकरण कैसे करना है, नई पीढ़ी का समाजीकरण कैसे करना है, कौन से मूल्य उसके अंदर इनकलकेट करने हैं, कौन से मूल्य या कौन सी विचारधारा को मैंने उसके मस्तिष्क में डालना है। तो स्कूल जो होता है, फॉर्मल जो एजुकेशन सेटअप होता है, वो यही काम कर रहा होता है। वो समाज के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को, जो नई पीढ़ी है उसके अंदर फॉर्मल एजुकेशन के द्वारा उसके अंदर इनकलकेट कर रहा होता है। तो हम जब ये देखते हैं कि भाई इतिहास की किताबों में हम जिसको हीरो बना रहे हैं या इतिहास में क्या हम ले रहे हैं, डार्विन की थ्योरी को हम स्कूल की किताबों में रख रहे हैं या उससे निकाल रहे हैं, हम साइंस को किस तरीके से ले रहे हैं, हम साहित्य को किस तरीके से ले रहे हैं, साहित्य में हम कबीर को ले रहे हैं, नानक को ले रहे हैं या जो हमारे मुंशी प्रेमचंद है उनको ले रहे हैं, कौन से अध्ययन को हम बच्चों के अंदर इनकलकेट करना चाहते हैं, हम किस क्रांतिकारी को ले रहे हैं, किस क्रांतिकारी को चुन रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये बच्चे का जो मन होता है, कई पहले जो साइकोलॉजी के अंदर एक विचारधारा चलती थी कि बच्चे का मन कोरिलेट होता है, आप उसमें चाहे कुछ भी लिख दो। तो अगर हम उसको मान भी लें, हालांकि आजकल वो माना नहीं जाती है बात, लेकिन अगर उसको मान भी लें तो उस कोरिलेट पे लिखने का जो पूरा प्रयास है वो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के द्वारा किया जाता है और उसी के द्वारा वो अपनी विचारधाराओं को पूरे समाज पे थोपने का प्रयास करते हैं और वो जो विचारधारा होती है वो उसी प्रकार की होती है जो एक विशेषाधिकार संपन्न वर्ग को लाभ पहुंचा रही होती है। एक विशेषाधिकार संपन्न वर्ग को लाभ पहुंचा रही होती है। वो एजुकेशन सिस्टम जो फॉर्मल होता है उसी प्रकार का होता है। अब एक और बात आती है कि भाई इसके अलावा क्या कोई और भी उपकरण है जो समाज के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को या फॉर्मल एजुकेशन को बच्चों में इनकलकेट करने के लिए, समाज के नई पीढ़ी में इनकलकेट करने का काम करते हैं? तो हमें मालूम होता है हाँ करते हैं। धर्म उसका एक उपकरण है। जो धार्मिक शिक्षा है या धर्म गुरु जो होते हैं वो भी उस पूर्व निर्धारित मूल्यों को या पूर्व निर्धारित जो लक्ष्य है
किसी भी समाज के विशेषाधिकार संपन्न वर्ग द्वारा जो तय कर दिए गए हैं, उनको नई पीढ़ी में डालने का कार्य वो करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो व्यक्ति इन सारी तरीके से जो निर्धारित, ये सर डिस्टरबेंस हो रहा है, इसको थोड़ा बंद करा दीजिए। आप म्यूट कर दिया, कंटिन्यू करें प्लीज। म्यूट कर ले सर, जिसका भी हो रहा है, थोड़ा सा रिदम टूट जाता है। जी, सभी साथी अपने माइक बंद रखें प्लीज। तो अब सवाल ये उठता है कि, धन्यवाद, अब सवाल ये उठता है कि जो क्या विद्यालयों के अलावा भी कोई उपकरण है जो समाज का सोशलाइजेशन का या फॉर्मल एजुकेशन या जो एक विशेषाधिकार विशिष्ट संपन्न अधिकार संपन्न वर्ग की सोच या उनके द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की को समाज के अंदर इनकलकेट करने का कार्य करते हैं? तो हमें जवाब मिलता है यस, वो होते हैं हमारे जो धार्मिक शिक्षा है, जो हमारे धर्म गुरु होते हैं, वो भी समाज में सोशलाइजेशन का बड़े स्तर पर काम करते हैं। और आप ये देखेंगे कि इतने सारा जो सेटअप है वो सब का सब इंसान को कैसा होना है और क्या उसके अंदर होना चाहिए और क्या समाज में एक्सेप्टेंस होगा, क्या समाज में एक्सेप्टेंस नहीं होगा, आदमी कैसे सोचेगा, कैसे नहीं सोचेगा, आदमी की क्या भूमिका होगी और क्या भूमिका नहीं होगी। जैसे एक महिला की क्या भूमिका है, एक पुरुष की क्या भूमिका है। समाज में अगर स्त्रीकरण है, स्ट्रेटिफिकेशन है, तो जैसे पहले भारत का समाज जातियों में बटा हुआ है, तो किस जाति की क्या रोल है, क्या भूमिका है, उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है, महिला को क्या करना है क्या नहीं करना है, पुरुष को क्या करना है क्या नहीं करना है, किसी खास व्यक्ति से क्या अपेक्षाएं हैं और क्या नहीं है। और अगर वो व्यक्ति उनको नहीं करता है तो उसको दंडित करने के लिए सैंक्शन की पद्धति होती है। हर समाज में ऐसा देखा गया है। और वो सैंक्शन क्या है, यही है, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि भाई हमारे एक समाज ने तय कर रखा है कि हमारी जो शादियां होंगी, हमारी बेटी की शादी होगी, हमारे बेटों की शादी होगी, वो खास प्रक्रिया से होगी और खास वर्ग में होगी। और अगर कोई उसको तोड़ेगा तो हम सैंक्शन अप्लाई करेंगे। सैंक्शन का मतलब दंड अप्लाई करेंगे। और दंड कैसे अप्लाई करते हैं, आपने देखा होगा कई बार हम ऑनर किलिंग कर देते हैं, अपनी ही बेटी को मार देते हैं, अपने ही बेटे को मार देते हैं। तो इस सैंक्शन का एक तरीका है। अगर आपने जातीय रूप से अपने निर्धारित जो कर्तव्य हैं आपने उसका पालन नहीं किया तो उसको दंड दिया जाता है। उसको जो अभी आप देख रहे हैं वीडियो जिस पे डिस्कस हो रहा था, तो वो भी सैंक्शन का तरीका है। समाज उसको इतना पीटो कि बाकी लोगों को मैसेज चली जाए कि भाई तुम्हें ये नहीं करना है, यही करना है। क्योंकि वो एक जो विशिष्ट वर्ग है उसने जो तय कर रखा है, वो चाहता है कि हर तरीके से, हर प्रकार से जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो समाज का समाजीकरण होना है, वो उसके पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के हिसाब से हो और उसका जो विशेषाधिकार है वो हमेशा बना रहे, वो ऐसा चाहता है। और जब भी समाज में क्रांति की शुरुआत होती है, सबसे पहले इस पूरे सिस्टम को कोई समझने वाला पैदा होता है, या कार्ल मार्क्स हो या डॉक्टर अंबेडकर हो या कोई और हो। उन सब ने क्रांति की शुरुआत के लिए सबसे पहले पूरे सिस्टम को समझा और उसके समझने के बाद उन्होंने पता लगाया कि भाई इन लोगों ने क्या क्या पूरा कोर षड्यंत्र क्या बना रखा है, क्या फैला रखा है, जिससे कि समाज में कुछ बुराइयां पैदा हो गई हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे महिला से कहा जाता है कि क्या लड़के से बोला जाएगा क्या लड़कियों की तरह रोता है, तो इसका मतलब लड़कों से अपेक्षा की जा रही है कि तुम रो नहीं सकते लड़कों की तरह। भाई लड़कों के पास भी इमोशंस होते हैं, भावनाएं होती हैं, उन्हें दुख होता है, उन्हें परेशानी होती है, तो रो क्यों नहीं सकते? लेकिन उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप रो नहीं सकते। लड़कियों से कहा जाए क्या लड़कियों से अक्सर आपने देखा होगा, लड़की कोई कार्य करिए तो हम क्या बोलेंगे, क्या मतलब क्या मेल ओरिएंटेड काम कर रही है ना, क्या कुछ कहते हैं ना, जैसे जनाना काम क्या कर रही है, या ये क्या मर्दानों की तरह कर रही है। ठीक है, इस तरह के जो हमारी जो जीवन शैली में भी ये जो शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, वो भी उसी सैंक्शन का हिस्सा है, उसी आइडियोलॉजी का हिस्सा है जो हमारे ऊपर समाजीकरण के रूप में से थोपी जाती है। अब इसलिए क्योंकि जो एंड है, क्योंकि मैंने जो शुरू में बात बताई कि हमें कुछ वर्च्यू स्टेब्लिश कर दिए गए हैं और वो शिक्षा अपने आप में गोल है, लेकिन जो क्रांति
पैदा करने वाले हैं, वो शिक्षा को एक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। वो कहते हैं कि गोल तो होगा, लेकिन भाई उस गोल को बदलने के लिए और गोल को प्राप्त करने के लिए हमें शिक्षा के द्वारा ही कुछ करना होगा। तो वो क्रांति की जो शुरुआत करते हैं, उन दोनों चीज पे अटैक करते हैं। वो कहते हैं कि गोल भी हमारे होंगे, हम सबसे पहले गोल को तोड़ेंगे। जैसे पहले पर्दा प्रथा थी, महिला से कहा जाता था कि भाई आप पर्दे में रहेंगे, अगर पर्दे को तोड़ेंगे तो पिटाई करेंगे। पुराने जमाने में आपने देखा होगा, महिलाओं को इसी बात पे पिटाई हो जाती थी कि भाई आपने अपना घूंघट क्यों उठा लिया। तो ये क्या था, ये समाज ने थोप रखा है। क्यों? क्योंकि अगर आप महिला को पर्दे में रखोगे तो सीधी सी बात है, आप उसको उस पे हमेशा डोमिनेट रहोगे, उसको अपने अधीन रख पाओगे। अगर वो पर्दे को उठाएगी तो कल को फिर वो बाहर निकलेगी, आप फिर वो तर्क करेगी और फिर वो चीजें आपकी सत्ता को चुनौती देगी। तो इस इतनी प्रक्रिया, इतनी नौबत ही नहीं आने देनी है, पहले ही स्टॉप लगा दो। तो ये जो सारी सामाजिक जो आप देखते हो, सामाजिक जो ढांचा होता है, तो ये एक विशेषाधिकार संपन्न वर्ग का की सोच और उसके विशेषाधिकारों को बनाए रखने के लिए जो पूर्व निर्धारित जो लक्ष्य हैं, जो उद्देश्य हैं, उनकी प्राप्ति के लिए जो इंस्टीट्यूशन उपकरण काम कर रहे हैं, उनको बनाए रखने का साधन मात्र होता है। तो क्रांति, या कार्ल मार्क्स कह रहे हैं या डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं या कोई और कह रहा है, तो क्रांति क्या है? क्रांति का मतलब है उस पूरे ढांचे में आमूल चूल परिवर्तन कर देना। मतलब जो जो वो संपन्न वर्ग है, जिसने वो निर्धारित लक्ष्य किए हैं, उन सारे लक्ष्य को पर आप चोट पहुंचाओ। एक शिक्षित व्यक्ति ये कर सकता है। जो शिक्षित व्यक्ति है वही जानता है ये षड्यंत्र क्या है, और फिर उस पे एक एक पे चोट करेगा। वो आवाज उठाएगा कि भैया ऐसा है कि अगर आप कहोगे कि मैं पर्दे में रहना है तो मैं पर्दा उठा के दिखाऊंगी। अगर आप कहोगे कि आपको बाहर नहीं निकलना है तो मैं निकल के दिखाऊंगी। ठीक है, अगर आप कहोगे कि आपने अपने ही उसमें शादी करनी है तो मैं उस शादी के उस नियम को तोड़ के दिखाऊंगी। तो ये जो शुरुआत होती है, तो दोनों चीजें एक साथ काम कर रही होती हैं। सैंक्शन भी, जो समाज में दंड देने वाला प्रावधान है, वो लगातार अपना काम कर रहा होता है कि इन लोगों को पीट पीट के इनको कंट्रोल रखना है, ताकि हमारा जो विशेषाधिकार है वो खत्म ना हो जाए। वो अपना काम कर रहा होता है। और जो क्रांति वाले होते हैं वो भी अपना काम कर रहे होते हैं। वो लगातार एक एक करके इन सारी व्यवस्था के जितने भी जो स्तंभ है उन पे चोट पहुंचा रहे होते हैं। अब सवाल ये होता है, जो संघर्ष है इसमें जीतेगा कौन? जीतेगा वो जो ज्यादा शिक्षित होगा, जो ज्यादा गहराई से पूरी चीज को, संरचना को समझ पाएगा। और हमें जरूरत, देखिए, मजबूती तीन तरीके से होती है। एक होती है वैचारिक रूप से मजबूती, कि हम पूरी चीज को समझ रहे हैं। पहली चीज तो समझने में होती है कि हम समझ ही नहीं पाते। दूसरी चीज होती है कि जब हमने लड़ाई करनी है तो हमें लड़ाई की प्रक्रिया भी पता होनी चाहिए कि हमें उस गोल तक कैसे पहुंचना है। हमें डायरेक्ट अगर और फिर हमें पता है होना चाहिए कि अगर सैंक्शन हमारे पे अटैक करेगा, सैंक्शन का मतलब समझ ही रहे होंगे आप, जो सामने वाली प्रतिक्रिया हमें आएगी, तो हमें उसका मुकाबला कैसे करना है। हो सकता है कि हम अकेले कमजोर हों, लेकिन हमें समूह में रह के हमें कोई नहीं तोड़ पाएगा, तो हमें समूह में आ जाना है। हो सकता है हमारे पास सत्ता ना हो, लेकिन हमें संगठन मजबूत कर लेना है। हो सकता है कि हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट रूप से अपनी आवाज को ना उठा पाए, तो हमें इनडायरेक्ट उठानी है, लेखों के जरिए उठानी है, सभाएं करनी है, नुक्कड़ वो करनी है। अगर हम गांवों में सरवाइव नहीं कर पा रहे तो हमें शहर की तरफ मूव कर जाना है, लेकिन हमें लड़ना है। शिक्षा हमें लड़ना सिखाती है, संघर्ष करना सिखाती है, अपने अधिकारों के लिए बोलना सिखाती है, व्यवस्था में बदलाव के जो भी मार्ग हैं वो हमें मुहैया कराती है और बदलाव के मार्ग को प्रशस्त करती है। शिक्षा हमें प्रगतिशील बनाती है और प्रतिगामी शक्तियों से लड़ना सिखाती है। तो शिक्षा अपने आप में वर्च्यू भी है, गोल भी है, प्रक्रिया भी है, उद्देश्य भी है, साधन भी है, और शिक्षा एक क्रांति भी है। तो मैं शिक्षक कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, इस नाते मैं शिक्षा की ताकत को समझता भी हूं और रात दिन उसको फील भी करता हूं कि शिक्षा आपके अंदर वो ताकत देती है कि आप चाहो तो पूरी दुनिया की संरचना को बदल दो, एक देश तो छोड़ो। तो शिक्षा में बहुत ताकत है। अगर हम शिक्षा को पहचानते हैं तो शिक्षा तुम्हें शक्ति भी देती है। शिक्षा हमें शक्ति भी देती है और हमारा सशक्तिकरण करती है। शिक्षा अपने आप में संसाधन है। अगर आप शिक्षित हो तो आपके अंदर वो संसाधन है
कि आप उससे ताकतवर हो जाओगे, आर्थिक रूप से भी होगे, सामाजिक रूप से भी होगे, राजनीतिक रूप से भी होगे, बौद्धिक रूप से भी होगे, और ये ताकत इतनी ज्यादा ताकत होगी कि आप अपने आप को शिक्षा के द्वारा ही सशक्तिकरण कर सकते हो। बाकी मसल्स की जो ताकत होती है वो एक टाइम पर आकर रुक जाती है, आप उससे ज्यादा मसल्स की पावर को मजबूत नहीं कर सकते, लेकिन शिक्षा की जो ताकत है उसमें अपार संभावना है। तो बस मैं यही संदेश दूंगा, बाबा साहब ने भी यही दिया था, बहुत सारे महापुरुषों ने ये दिया है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। बहुत अच्छी तरह से आपने बहुत विस्तार से बताया, और कंक्लूजन जो आपका बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि दायित्व बोध जो है वही शिक्षित होने की शर्त है। अगर आप शिक्षित हैं और आपको यही नहीं पता आप क्या करने वाले हैं, क्या आपको करना है, तो आपकी शिक्षा बेकार है। और शिक्षा जो है क्योंकि आपका ज्ञान बढ़ाती है, जितना आप ज्ञानवान होंगे उतने ही आप अपने आप में मजबूत होंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ा होगा, और जो है आप जिस भी चीज के लिए संघर्ष करेंगे बहुत मजबूती से आगे बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद, आपने बहुत अच्छे से समय दिया, हमें बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू सर। और कोई साथी इस विषय पर अपनी बात रखना चाहते हैं तो साधारण आमंत्रित है, प्लीज। जी।